आती हैं तो आए, घिर प्रलय की घोर घटाएं, पांव तले अंगारें, सिर पर बरसे ज्वालाएं। वाह वाह। वहां नीचे क्या कर रहे? ऊपर आ जाइए ना। नमस्कार मिलिट्री माधवराव। नमस्कार। अजीब बात है, आप रिटायर हो चुके पर मिलिट्री आपको छोड़ने को तैयार नहीं। आपके नाम के साथ मिलिट्री जुड़ गई। आपके नाम के साथ भी तो एमएलए जुड़ गया। लगातार 3 बार से तो आप ही जीत रहे हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा, आप ही तो जीत रहे हैं। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि केंद्र मंत्री से मिलने जा रहे हैं आप। क्या ये सच है? सही सुना। मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मिलिट्री में मेरे साथ था। क्या बात है? मंत्रियों के साथ नाता जोड़ो, पेट्रोल पंप के लाइसेंस लो या 1-2 फैक्ट्रीज के परमिशन ले लो, थोड़ा पैसा बनाओ और सुख से जियो। मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ? 30 साल पहले सरकार ने पब्लिक सेक्टर के तहत फैक्ट्री शुरू की थी। इससे न सिर्फ 2000 मजदूरों के परिवार का पेट भरता था, बल्कि उसके साथ साथ गन्ने की खेती करने वाले हजारों किसानों के घर के चूल्हे भी जलते थे। लेकिन लोगों को फरेब देकर तुमने इसे घाटे में लाकर बंद करवा दिया और अब अपने ससुर एग्रीकल्चर मंत्री की मदद लेकर इसे कौड़ियों के दाम हासिल करना चाहते हो। ऐसे आपको क्या दिक्कत है? हा? ना तुम मजदूर हो, ना ही उनकी यूनियन के लीडर हो, ना तुम किसान हो, ना ही कोई पॉलिटिशियन हो, तो इन बेकार के पचड़ों में क्यों खामखा पड़ रहे हो? बर्फीले पहाड़ों पर एक जवान अपनी जान को जोखिम में डालता है, किस लिए? ताकि सरहद पर दुश्मन हमारी धरती माँ के सीने पर पांव ना रख सके। तो देश के अंदर के दुश्मन को अपने देश के लोगों को कैसे लूटने दूंगा? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं मैंने। कल सुबह तक वो फाइल सेंट्रल मिनिस्टर के हाथों में होगी। अभी क्या कहा था तुमने? मैं इन पचड़ों में क्यों पड़ रहा हूं? मैंने मिलिट्री से रिटायरमेंट लिया है, युद्ध से नहीं लिया है। जंग लड़ना मेरी खून की फितरत में है। एक बार जो सिपाही बन जाए वो मरते दम तक सिपाही ही रहता है। जब तक जिंदा रहूंगा तो मैं फैक्ट्री हासिल नहीं करने दूंगा। तथास्तु। तेरी मृत्यु निश्चित है। पूरी दुनिया अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाती है, लेकिन एक आप हैं जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजकर खुश होते हैं। कहते हैं कि फौजी का हमेशा बॉर्डर पर होना चाहिए। अब वो देश की रखवाली कर रहा है, इस बात पर आप कितना गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उसके बिना दिवाली सूनी है, मिठाई खाने का भी मन नहीं करता। अपनी अंधी बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं आपको। पापा। क्या है बेटी? ये क्या? मैं आपसे बात की जा रही हूँ और आप जवाब तक नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भाई को चिट्ठी लिख रहा हूँ। मेरा भी प्रणाम कहिएगा और उनसे पूछिएगा मैंने जो अचार भिजवाए थे वो खाए या नहीं। सुन रहे हैं ना? पूछ लूंगा। ओह कितना शोर हो रहा है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। अपनी जान जोखिम में डाल के हम सब लोगों की जान बचाई और परमवीर चक्र हासिल किया। तुम सचमुच रियल लाइफ के एक महान हीरो हो। ये बता, मेरे सीने पर ये मेडल देखकर उनका सीना चौड़ा होगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो? 30 साल की इतनी लंबी सर्विस में उन्हें एक भी मेडल नहीं मिला। क्या तुम्हें एक बात पता है? आर्मी के तुम यंगेस्ट ऑफिसर हो जिसे ये परमवीर चक्र मिला। ऐसी बात है जो उन्होंने 30 साल में नहीं किया, मैंने 3 साल में किया। मैं ग्रेट हूँ बापू। ये देखकर शौक लगेगा उन्हें। आपके लिए ये टेलीग्राम आया है सर। क्या हुआ? क्या बात क्या है? पिताजी गुजर गए, जल्दी गांव आ जाओ। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये समाधि स्थल मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। हर काम में आपको जल्दी रहती है। याद है एक बार किसी ने शिकायत की थी और आपने मेरी पिटाई कर दी थी। बाद में पता चला गलती मेरी नहीं है तो रोने लग गए थे। हमेशा कहते थे बेटा इस लाइफ में तेरा कुछ नहीं हो सकता। पता है सबसे कम उम्र में मुझे ये परमवीर चक्र मिला है। पर आपको जाने की जल्दी थी। सच कहूं तो ये मेडल मुझ पर नहीं आप पर ज्यादा सूट करता है।
ये जो पूरा इलाका है वो सोना उगलेगा। ये 2 पर्वत हैं, पांडु वाला पर्वत, इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ 1 लाख एकड़ गन्ने की खेती है, और इन पहाड़ों के इस तरफ यहाँ पीछे देखिए, एक गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री है, पूरी तरह सुसज्ज है। यहाँ गन्ना पैदा होगा और गन्ने से पैदा होगी शक्कर। अरे ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। इस पर्वत से उस पर्वत के दोनों तरफ 30 किलोमीटर तक कोई भी सड़क नहीं है। खेती से आने वाले ट्रक्स को 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है। नफा जाता है तेल लेने, और यही सबसे बड़ी वजह है कि फैक्ट्री बंद हो गई। बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं वहाँ पर। इस फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मैंने खरीद लिया। कौन सी स्कीम? अरे जेब कतरे जैसे शहर में अपने अपने इलाके बनाते हैं ना। आजकल एमएलए और तुम्हारे पापा जैसे नेता लोग घाटे से बंद पड़ी सरकारी फैक्ट्रीज को कौड़ियों के दाम खरीद कर आपस में बांट लेते हैं। यही है डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम। कुछ भी मत फेंको, पूरे 25 करोड़ में खरीदा है। और इसकी असली कीमत 250 करोड़ है। इस हिसाब से मूंगफलियों के दाम पर इसे खरीदा है साहब ने। 8 किलोमीटर डीजल चलाने के बाद फैक्ट्री का प्रॉफिट खड्डे में ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों पर्वतों के बीचों बीच हम एक रोड बना दें तो इस शॉर्टकट से गन्ना सीधा फैक्ट्री के अंदर होगा। इतनी सी बात थी तो ये सड़क पहले क्यों नहीं बनाई? इतनी देर क्यों लगी? एक इंजीनियर ने भी यही सवाल उठाया था। अगले दिन उसकी लाश उठाई गई थी। क्या कह रहे हो? 60 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 5 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता ना। उस लॉस से बचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इनके महान ससुर जी। सड़क के अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हथिया लिया। जैसे मशीन गन्ने से सारा जूस निकाल देती है, ठीक वैसे ही उन्होंने फैक्ट्री से सारा प्रॉफिट निचोड़ लिया और अब उनके दामाद ने फैक्ट्री हड़प ली। इतनी तारीफ काफी है। अब सुनो, फैक्ट्री तक रोड बनाने के लिए यहाँ के गरीब किसानों से जबरन कौड़ियों के दाम पर खेत खरीदने होंगे। मैं समझ गया। क्या समझा पूछना? ऐसे तू बोलेगा नहीं, चल बता। अब ये जमीन छीनने का काम ये लॉयर, ये कलेक्टर और ये इंस्पेक्टर मिलकर करेंगे। अब क्या घर तक का छोड़ू? चलो नीचे उतरो। एक कटिंग पिला रामो, बगैर मलाई मार के। हाँ। रामो, हाँ। किसी के गिलास में बच गई हो तो वो भी डाल देना। हाँ डाल देता हूँ। हाँ। हाँ। ऐसी रंग बिरंगी शर्ट हाँ। तेरी शक्ल पे सूट नहीं करती। हेलो, हाँ। लड़कियाँ पर्स में माल और सीने पे बाल देखती हैं, शक्ल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ। पहले जरा ये चश्मा हटा, देखना है कितना हैंडसम है तू। ओके। अच्छा, ये कितनी है? ओहो, ये कितनी है? 3। तो मुझ में और तुम में क्या फर्क हुआ? मेरी लेफ्ट आंख से डबल और राइट आंख से आधा दिखता है, तो दोनों मिलाकर के 4 हुआ। ओह, सरपंच जी यहीं बैठे हैं। तो बताइए सरपंच जी, कैसे हैं आप? बीमार होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता। बिल्कुल। कोई टेंशन होती तो खंबा पी रहा होता। सही कहा। सब कुछ सही है इसलिए चाय पी रहा हूँ। शक्ल से तो तुम बेवकूफ लगते ही हो, सवाल भी बेवकूफों वाले। वैसे काफी दिनों बाद दिखे, कहीं गए थे क्या? पहले शेव कराने शोलापुर गया, फिर हेयर कट कराने के लिए नासिक गया, फिर नहाने धोने के लिए पूना गया, लंच खाने के लिए लोनावला चला गया, फिर कॉफी पीने के लिए मीरा रोड आ गया, पान खाने पनवेल चला गया और बिरयानी खाने के लिए कल्याण। उसके बाद एक गधे से मिलने के लिए यहाँ चला आया। हुई। सुपर फिगर, एक नंबर। लगता है ताजा फूल तोड़ के लगाइए बालों पर। अगर मुझे ये मिल जाए ना। ये मेरी बेटी है। संभल के। तेरी डबल आंखों से इसकी सुंदरता तो देख ली तूने। अब यहाँ आकर ये जो कहेगी वो सुनकर तेरे कान के बाल जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसा क्या रे कंडक्टर, मुझे बुलाया? मेरे बचे हुए 5 रुपए तेरा बाप लौटाएगा क्या? तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ, अरे तुम कहो तो मैं अपना पूरा बैग दे दूं। तेरा पर्स कोई सेठ की तिजोरी है क्या जिसमें से धन निकलेगा? गधा कहीं का। मैं गधा? हाँ, तू गधा। 5 रुपए क्या फोकट में आते हैं? 5 रुपए में तंबाकू आता है, पान आता है, बीड़ी आती है, माचिस आती है, चॉकलेट आती है, लॉलीपॉप आती है, सुई आता है, धागा आता है, बिस्किट या चिप्स का पैकेट आता है, नहाने धोने का साबुन आता है, सेव या चीकू आते हैं, छोटा या मोटा नींबू आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, टूथपेस्ट आता है, बड़े और
बच्चों का टूथब्रश भी आता है। बाप रे, 5 रुपए में इतना कुछ आता है? ये तो आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। बेटा हो सकता है इसके बाद सचमुच छुट्टा ना हो। तुम मैटर से दूर ही रहो बड़ाऊ, मैं सुलझा लेगी। कोई अपने पिता के साथ इस तरह बात करता है क्या? बोल। जब मैं बचपन में आपको डांटती थी तो तब तो मेरा बेटा मेरा सोना करते थे। ये गलती आपको तब सुधारनी चाहिए थी। इस उम्र में ट्रेंड बदलेंगे ना तो मैं नहीं मानने वाली। कंडक्टर, क्यों बे लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदने वाला है क्या? तुम्हारे 5 रुपए से मैं विजय कालिया नहीं बन जाऊंगा। अब उनका एक मुक्का पड़ा ना तो सारी बत्ती सी नीचे आ जाएगी। चमेली अपुन। लगता है ये शौक से पागल हो जाएगा। अब जरा मेरी मजबूरी समझो। गांव की इकलौती बस का इकलौता कंडक्टर है ये कार्टून। अब अगर ये बस भी चलनी बंद हो गई तो सरपंच की पोस्ट तो 2 दिन में हाथ से गई समझो। अब जल्दी से कोई आइडिया दो। मेरा नाम है अप्पू राजा, आइडियाज दो ताजा ताजा, लाओ दक्षिणा। आ गया जेब खाली करने। देसी ठर्रा। इस चमेली बाई को तुमने क्या समझाया? हाँ, मैं अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाऊंगी। हाँ। अरे चिकनी चमेली पौवे की कसम, अभी अभी तो तुम तिरुपति मंदिर से लौट के आई हो। आते ही गणपति के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, क्या ये भूल गई? अय्यो, वो तो मैं भूल ही गई थी। जय हो जय हो। तिरुपति से लौटने की ठीक बाद मेरी शादी हो जाएगी। आपके पुजारी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। तिरुपति जाने के लिए पापा को पटाने में 6 महीने लग गए थे। हाँ, अब मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ठीक है? अपने हीरो से शादी नहीं हुई ना तो इस पाखंडी की बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? बिना और टाइम वेस्ट किए सीधा अपने मिशन पर शुरू हो जाइए। और हाँ, 1 टाइम ऑफर, शादी फिक्स होते ही 111 नारियल चढ़ाऊंगी। इस प्रॉमिस का गवाह ये पंडित है ना? पूरी दुनिया आपको आपके बर्थडे पर नारियल चढ़ाती है, लेकिन मैं आपको हर रोज मोदक देती हूँ। अरे आप अपने कान क्यों बंद कर रहे हैं पप्पा? इस लड़की की आवाज सुनकर मेरे कान पक गए। मेरे चढ़ावे के लड्डू का सेवन तो तू करता है, इतनी गर्मी में नारियल का पानी भी तू पी जाता है। इस लड़की की बकवास सुन के मेरे मस्तिष्क में पीड़ा होती है और तू बाम भी नहीं लगाता है। पिछली बार तो इसकी बातें सुन के मैंने कोमा में प्रस्थान कर लिया था। बड़ी हंसी आ रही है। मेरी बातें तुझे जोक लग रही हैं? जोक किसे कहते हैं मैं अभी बताती हूँ तुझे। बच्चे,